हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। पिछली वीडियो में हमने किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो वहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का फाइंड आउट किया था। तो क्या आया था वहाँ पे हमारे पास आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये दो पार्टिकल्स के लिए था। तो यहाँ पे हम कितने पार्टिकल्स के लिए करेंगे? n पार्टिकल्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन कितने तक, n तक। तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास n पार्टिकल्स है। तो ये कोई सिस्टम है हमारे पास जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स है। सपोज इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। अब जो कोई सिस्टम है हमारे पास पूरा, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो यहाँ पे है और उसका पोजीशन वेक्टर ये ओरिजिन है। ओरिजिन से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर कितना है? सपोज इट इज r1 वेक्टर। और इस पार्टिकल का मास कितना है? लेट इट बी m1। सेकेंड पार्टिकल सपोज यहाँ पे है सिचुएटेड, तो इसका जो है पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना होएगा? जैसे सेकंड पार्टिकल, इसका मास है m2, तो इसका पोजीशन वेक्टर होएगा r2 वेक्टर। सपोज ये थर्ड पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से होएगा r3 वेक्टर और मास कितना होएगा? m3 एंड अप टू सो ऑन। ये है हमारे पास nth पार्टिकल और इसका मास है mn और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना होएगा? rn वेक्टर। अब सपोज सारा जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? सपोज इट इज हेयर। तो ये वाला हो गया सेंटर ऑफ मास और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से दैट इज आर सी एम। ये हो गया आर सी एम। अब दो पार्टिकल्स के लिए हमने क्या लिखा था? आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर n पार्टिकल्स हैं और उनका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 r2 r3 अप टू सो ऑन rn और उसका मास क्या है? m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn। तो इसका जो है पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का क्या होएगा? r c m इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन mn rn वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा? सारा जो है पार्टिकल्स उनके मासेस का सम प्लस अप टू सो ऑन mn। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। लेट इट इज बी इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने जो जितने भी पार्टिकल्स है पूरे सिस्टम में, पूरी बॉडी का मास क्या है? टोटल m है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि लेट m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू सो ऑन mn। तो इस इक्वेशन 1 में हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है? कैपिटल M। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 अप टू सो ऑन mn rn वेक्टर अपॉन आ जाएगा नीचे कैपिटल M। इसके बाद आर सी एम हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। समेशन की फॉर्म में क्या आ जाएगा? देखो 1/m तो एज इट इज ही आएगा 1/m क्योंकि ये टोटल है। तो सम होता है समेशन, समेशन का साइन ये होता है, ये साइन ऑफ समेशन। तो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है और एंड तक क्या है? n। तो जो स्टार्टिंग है हम इसे कंसिडर कर लेते हैं i इज इक्वल टू 1। जो स्टार्टिंग है यहाँ पे लिखते हैं और जो एंड है वो ऊपर लिखेंगे। i इज इक्वल टू 1 टू n। तो इधर क्या लिख देंगे? m i r i वेक्टर। मतलब अगर हम पहले 1 पुट करेंगे तो m1 r1 समेशन है मतलब प्लस, फिर 2 पुट करेंगे अप टू कहाँ तक पुट करेंगे? n तक। तो आर सी एम का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n m i r i वेक्टर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है?
इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ आर सी एम, डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और इधर क्या आ जाएगा, या इक्वेशन टू हम ये वाली भी कंसिडर कर लेते हैं, ये इसी के इक्वल है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, तो जो m है m की डिफ्रेंशिएशन नहीं होएगी, तो आ जाएगा 1/m। फिर उसके बाद यहाँ पे d बाय डी टी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन mn rn वेक्टर। अब क्या है, एक एक टर्म को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, और 1/m जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा। इसके बाद आएगा बाय डी टी इज इक्वल टू 1/m। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 जो है वो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी, किसकी होगी, सिर्फ r1 की। तो m1 डी r1 बाय डी टी प्लस m2 सिमिलरली डी r2 बाय डी टी अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा, mn डी rn बाय डी टी। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें जो पता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमें पता है कि v1 इज इक्वल टू डी आर वन बाई डी टी है, v2 इज इक्वल टू क्या है, डी आर टू बाई डी टी, और सो ऑन अप टू सो ऑन क्या है, vn क्या होएगा, डी आर एन अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, और क्या आ जाएगा, ये भी, ये अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो क्या आ जाएगी, डी आर सी एम अपॉन डी टी। तो इसकी जगह भी हम वी सी एम पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, तो वी सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1/m m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन mn vn वैक्टर। ये आ गया। तो m जो है यहाँ पे डिवाइड है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे इधर, तो क्या आ जाएगा, m v c m वैक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वैक्टर प्लस m2 v2 वैक्टर प्लस अप टू सो ऑन mn vn वैक्टर। ये आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर अब 4 कंसिडर कर लेते हैं। अब जो है फोर्थ इक्वेशन, इसे डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इधर कर लिया m d v c m बाई डी टी इज इक्वल टू m1 d v1 बाई डी टी प्लस m2 d v2 बाई डी टी प्लस अप टू सो ऑन mn डी वी एन अपॉन डी टी। अब ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सारों में। अब जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या है, जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे m है तो m आ जाएगा, n है तो n आ जाएगा, सी एम है तो सी एम आ जाएगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, m डी वी सी एम अपॉन डी टी, मतलब m ए सी एम हो जाएगा। ये क्या हो गया, एक्सेलेरेशन सी एम, इसकी वैल्यू क्या है, ए सी एम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, a n के इक्वल आ जाएगा। तो सारों में हमने a पुट कर देना है। m a सी एम इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अप टू सो ऑन
MnAn। अब न्यूटन के जो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, तो F1 क्या होएगा, यहाँ पे एरो आएगा, तो M1 A1 वेक्टर, ठीक है, और जो F2 है वो क्या होएगा M2 A2 वेक्टर, और जो Fn है वो क्या होएगा MnAn वेक्टर। तो यहाँ पे हमने पुट कर देना है, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो सारी फोर्स है वो क्या है एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है, तो MACM इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अप टू सो ऑन Fn वेक्टर। तो ये किसके इक्वल थी, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम। तो MACM क्या आ गया हमारे पास, F एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर हम देखें जो इक्वेशन 5 है 6 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं दोबारा, जो ACM है मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सेलेरेशन, उसे हम लिखते हैं कि DVCM अपॉन DT, या लिख देंगे D/dt ऑफ, फिर से D/dt ऑफ RCM, मतलब ACM इज इक्वल टू D² अपॉन DT², इसका पोजीशन वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो MACM इट इज इक्वल टू MD² RCM अपॉन DT²। ये था सारा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। तो इस इक्वेशन से क्या क्लियर होता है, जो इक्वेशन नंबर 6 है इससे ये कंफर्म होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है चाहे जितने भी है, if the entire mass of the system were concentrated at the center of mass and all the external forces were acting directly at this point, तो मतलब सारा जो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या है सारी जो फोर्स है तो वो भी वहां पे अप्लाई होएगी डायरेक्टली उसी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे।